Welcome friends, welcome to the education channel. Today is 14 September and we will see today's current affairs and analysis. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन चैनल में। देखेंगे आज के करंट अफेयर्स 14 सितंबर के एंड एनालिसिस। लेट्स सी क्या व्हाट इज ऑल आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टुडे। शुरू करेंगे हम लोग अगेन लद्दाख से, जो भारत और चाइना के बीच में लद्दाख में जो लगातार टसल बनी हुई है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था जो मीटिंग्स हुई है एससीओ के टाइम पे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे जो मीटिंग्स हुई है, पहले डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई इंडिया एंड चाइना के, एंड देन उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 5 बिंदुओं पे सहमति बनी थी। इन 5 बिंदुओं में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को आगे बढ़ाए जाने के लिए पॉइंट्स थे और एक आम सहमति बनाए जाने के पॉइंट्स थे। उसके बाद से जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे पीस बना हुआ है, शांति बनी हुई है। लेकिन आगे जो बातचीत है वो भी आगे बढ़ेगी एज पर जो 5 पॉइंट्स, 5 बिंदु जो डिसाइड किए गए हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स थे इंडिया एंड चाइना के, उनकी बातचीत से कि जो समझौते में जो चीज़ निकल के आई थी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। भारत और चाइना के बीच में फाइनली इतने दिनों की लड़ाई के बाद में शांति है एंड वी विल होप कि जो मीटिंग हुई है, मीटिंग से जो पॉइंट्स है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स फर्दर इसमें डिसाइड होंगे। हम और बात करेंगे, कुछ एडिटोरियल भी है चाइना और इंडिया से रिलेटेड। एडिटोरियल में भी हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है दैट्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टेकअप किए जाने हैं। इसमें कोविड के ऊपर है, जो इंडिया चाइना सिचुएशन है उसके ऊपर है, जीएसटी के ऊपर है, इकोनॉमी के ऊपर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्रीकल्चरल ऑर्डिनेंसेस पास हुए हैं उसके ऊपर। तो इस बार पार्लियामेंट है, काफ़ी ज़्यादा इस समय बिजी होगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन आवर है, प्रश्नकाल जिसे बोलते हैं, वो इस बार नहीं हो रहा है। ओनली जो रिटर्न क्वेश्चंस हैं, रिटर्न आंसर्स हैं, वही प्रोवाइड किए जाएंगे। और सिमिलरली 0 आवर भी उसको भी कर्टेल कर दिया गया है। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले जो सेशंस थे हमारे। नाउ दिस इज़ न्यूज़ रिगार्डिंग द असम से ये न्यूज़ है। ये मैंने पहले भी आपको बता चुका था कि असम में जो बागजान वेल है, वहाँ पे आग लगी थी। जो तेल के कुएँ थे उसको बचाने के लिए काम चल रहा था। और इसमें एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने भी जजमेंट दिया था कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। सो दिस इज़ अ एनवायरमेंट इम्पैक्ट है इसका। और एनजीटी एक बॉडी है और उसने इसमें इंटरवीन किया था। सो दिस इज़ अनदर न्यूज़। आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन सी जगह है। बागजान वेल नंबर 5, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न असम। सो अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको ये जगह कहाँ पे है और इससे क्या क्या हानि हुई है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक व्हाट वी हैव फॉर टुडे। जेनरिक न्यूज़ हैं। नाउ विल टेक अप द एडिटोरियल पार्ट। एडिटोरियल पे हम जाएंगे। बाकी जो न्यूज़ है जेनरिक न्यूज़ है, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स ये भी बहुत ध्यान रखना है, मैं बार बार बताता हूँ, ये एक अलग से मैं सेशन भी करूँगा कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। और बाकी आप इन जनरल भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो कई बार न्यूज़ रिपीट होती रहती है। तो हमको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। इन मिनिमम टाइम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, दैट शुड बी आवर टारगेट। Now we have talked about the front page. Now we will talk about the editorial. Editorial भी काफ़ी कुछ repeat है. So I will summarize. I will only summarize because a lot of things we have already talked in previous sessions. Now what is this? This is ये अच्छा एक आर्टिकल है। ये रिलेटेड है डिप्टी स्पीकर एंड जो डिप्टी चेयरमैन है उससे रिलेटेड। ना लोकसभा में आपको मालूम है एक स्पीकर होते हैं एंड देन देयर इज़ अ डिप्टी स्पीकर पोस्ट, और ये पोस्ट अभी खाली है। कौन सी लोकसभा है ये? 17th लोकसभा है। कब चुनी गई थी? 2019 में। नाउ अगेन इन राज्यसभा देयर इज़ अ चेयरमैन एंड देयर इज़ अ डिप्टी चेयरमैन। अब उसका इलेक्शन होना है और उसके लिए राज्यसभा में जो जेडीयू पार्टी है उसके हरिवंश जो लास्ट टाइम भी थे, उनके री इलेक्शन के लिए प्रपोजल है जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से, एंड देन जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं।
सो दिस आर टू, दिस इज जस्ट इलेक्शन, बस इम्पोर्टेंट क्या आपके लिए, इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है दैट पॉलिटी पार्ट में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो लोकसभा स्पीकर है उनके डिप्टी स्पीकर एंड चेयरमैन, उनके डिप्टी चेयरमैन, उनका चुनाव हो, टाइमली वो इलेक्ट हो या कंसेंसस से हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आप मुझे ये बताएंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रोविज़न है, कौन से आर्टिकल के तहत प्रोविज़न है लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड सिमिलरली फॉर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। सो इस बार इसको आप कमेंट में लिखेंगे। नाउ अनदर एडिटोरियल वी विल सी, एक हम ये देख लेते हैं, इकोनॉमी से संबंधित है। इकोनॉमी में ये जो लास्ट जो सेशन में मैंने बताया था, जो डेटा आया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकोनॉमी से रिलेटेड, उसमें 3 सेक्टर की बात की गई थी। जो 3 सेक्टर थे, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उन तीनों में गिरावट हुई है और कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। वाई देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन इज़ बिकॉज ऑफ द कोरोना, बिकॉज देयर वॉज लो डिमांड की वजह से हुआ है। बाकी एडिटोरियल ये डेटा के ऊपर है, आईआईपी का डेटा आपके पास नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पुराना एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया कि मेंस के लिए क्या क्या बुक्स आपको रेफ़र करना है। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो मैंने बहुत ही स्ट्रेस दे के बोला था कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली आपको देखना है। अगर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की अगर वेबसाइट आपने देखी होगी तो आईआईपी का डेटा पूरा आपको वहाँ मिल जाएगा। जो फ्राइडे को आई थिंक वो आया है, प्रेस रिलीज आया है, उसमें हर डेटा है कि माइनिंग कितना घटा है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना परसेंटेज घटा है, एवरीथिंग इज़ देयर, ऑल द डेटा इज़ देयर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट कि जो आपके आंसर्स के लिए ज़रूरी है वो डेटा आप रख लेंगे। तो जब एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उस समय का लेटेस्ट डेटा आपके पास जो आपके नोट्स में होना चाहिए, सो दैट यू कैन प्रेजेंट इट इन योर आंसर। एज ऑफ नाउ अलग अलग डेटा है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में या आर्टिकल में उस डेटा को कोट किया है, लेकिन इसका समरी ये है दैट जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो उस पर अफेक्ट हुआ है और इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज सेक्टर है या प्रोडक्शन है, सभी श्रिंक हुए हैं। सो दैट्स द समरी। डेटा आप लेटेस्ट इस्तेमाल करिएगा क्योंकि बिकॉज डेटा हर महीने चेंज होता रहेगा। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल रिगार्डिंग इंडिया चाइना। अब इंडिया चाइना से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये समझने लायक एडिटोरियल है, इसमें हमें टाइम देना है ना। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि हमें अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो कि कौन सी चीज़ पे हमको स्ट्रेस करना है। तो अगर बाकी आप जो रिडंडेंट है, जो ऑलरेडी रिपीट हो रही है, उसको हमें स्किप करना है एंड जो यूनिक है उस पर हमें फोकस करना है। नाउ दिस इज़ समथिंग यूनिक। इसमें क्या यूनिक है, इंडिया चाइना के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, वो हम बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे, ये ऑथर ने जो बोला है। ऑथर कौन है? ये है लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, रिटायर्ड है और फॉर्मर नॉर्थर्न आर्मी कमांडर जो रहे हैं, और इन्होंने सामने से एनिमीज़ को फेस किया है। तो इनकी तरफ से जो लिखा जाएगा इंडिया चाइना पे, उसमें काफ़ी हद तक ट्रुथ होगा, नियर टू ट्रुथ होगा। तो नाउ लेट्स सी व्हाट ही इज सेइंग। पहले ये बात करते हैं कि भारत चाइना के जो रिलेशन है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। हमें मालूम है कि 1962 में वॉर हुआ था, फिर 1967 में टशल हुआ था, सिक्किम फ्रंट पे हुआ था, और उसमें दोनों तरफ से गोलाबारी भी हुई थी, जिसमें इंडिया और चाइना दोनों की जो फौजें हैं उनको कैजुअलिटी हुई थी। नाउ व्हाट ऑथर इज सेइंग, ऑथर इज सेइंग जो 1993 में जो एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ पे पहली बार जो LAC टर्म है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसका इस्तेमाल हुआ था। और इंडिया ने, इनका ये कहना है कि इंडिया ने उस समय इस टर्म को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इंडिया की जो क्लेम है पूरा अक्साई चीन, पूरा इंडिया क्लेम करता है, तो LAC टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। मोर ओवर व्हाट ही इज सेइंग इज दैट इवन इन LAC इट्स नॉट क्लियर कि क्या बाउंड्री है ज़मीन पे। ऑन पेपर देर इज़ LAC, बट ऑन द फील्ड जो ज़मीन पे LAC में कौन सा एरिया आता है, वो चाइना उसमें बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं कि 1967 में नाथुला पे ब्लडी लड़ाई हुई थी और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, और वो मैंने अभी आपको बताया। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज सेइंग, नेक्स्ट इज सेइंग कि जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनकी विजिट हुई 1988 में। 1988 में विजिट हुई तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अलोंग द LAC बात हुई, और पीस और ट्रैंक्विलिटी बनाने की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बात हुई।
फिर उसके बाद 1993 का एग्रीमेंट हुआ। जो 1993 का एग्रीमेंट था वो 1988 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी टू चाइना बीजिंग, उसमें जो मेजर्स लिए गए थे, उसमें जो बातचीत हुई थी, उसी का फॉलोअप था। उस फॉलोअप में बात की गई थी कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो बातचीत के माध्यम से उसको हल करेंगे। और फिर बात हुई थी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की, रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज हो और एयर एक्टिविटी एलएसी के पास में मिनिमम हो या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। उसके बाद 1996 में एक समझौता हुआ भारत गवर्नमेंट और चाइना गवर्नमेंट के बीच में, किस लिए, अगेन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शांति बनाए रखने के लिए। इस रेजोल्यूशन में बात की गई कि जो मिलिट्री फोर्सेस है वो मिनिमम की जाएगी, कहाँ पे, एलएसी पे, लद्दाख में, अरुणाचल और सिक्किम में जो फोर्सेस है वो मिनिमम कर दी जाएंगी, और जो टैंक्स है, आर्टिलरी है, वो भी घटा दी जाएगी या फिर हटा दी जाएगी। लेकिन इन रियलिटी वो चीज़ नहीं हुई, क्योंकि कोई भी दूसरे पे भरोसा नहीं था, तो फोर्सेस नहीं घटी। उसके बाद दोनों की पेट्रोलिंग, इंडिया और चाइना की पेट्रोलिंग एज़ यूजुअल जो बॉर्डर एरिया है, एलएसी एरिया है, वहाँ पे कंटिन्यू रही। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसको हल करने के लिए 1990s में और 2000 में मैप्स एक्सचेंज किए गए। इंडिया ने मैप एक्सचेंज किया एलएसी को डिफाइन करने के लिए, एलएसी को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन चाइनीज़ साइड से इसमें कोई सहयोग नहीं मिला। सो इससे डिसाइड नहीं कर पाया किया गया। फिर उसके बाद क्या इशू हुआ, उसके बाद 2006 में इंडिया ने ये डिसाइड किया कि 73 स्ट्रेटेजिक रोड, एलएसी पे रोड बनाने की इंडिया ने डिसाइड किया, और नए डिविजन्स, आर्मी की नई यूनिट डिप्लॉय की अरुणाचल प्रदेश में, और लद्दाख में भी नई आर्मी को डिप्लॉय किया। 2 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स उसको बनाया गया और डिप्लॉय किया गया। बेसिकली आर्मी को स्ट्रेंथन किया गया, नंबर्स भी स्ट्रेंथन किया गया, और जो आर्टिलरी है उसको भी स्ट्रेंथन किया गया। नाउ उसके बाद जो एलएसी का, ये भी ये कह रहे हैं ऑथर कि देयर वाज अ न्यूज़ दैट 2013 से पहले देप्सांग एरिया में इंडिया पेट्रोल नहीं करती थी। सो इन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी यूज्ड टू पेट्रोल द देप्सांग एरिया 2013 से पहले। 2013 क्यों इंपॉर्टेंट है? 2013 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूज़ आई थी कि 2013 में और 2014 में अटेम्प्ट किया गया था इंट्रूजन का। 2013 में क्या अटेम्प्ट किया गया था? देप्सांग प्लेन में इंट्रूजन का अटेम्प्ट किया गया था। मतलब चाइनीज़ आर्मी देप्सांग, इंडियन आर्मी, इंडिया जो एरिया है उसमें घुसने का कोशिश किया था कब्जा करने के लिए 2013 में। और फिर 2014 में अगेन चाइनीज़ आर्मी ने चुमार एरिया में वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश किया था। तो देप्सांग एरिया और चुमार एरिया, दोनों ही एरिया में 2013 और उसके बाद 2014 में चाइना के द्वारा कोशिश की गई थी कब्जा करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके दौरान जो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट एक साइन किया गया, और लेकिन उसका ग्राउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद आया 2017 में डोकलाम इंसिडेंट आया, और डोकलाम में काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दोनों साइड से रहा, और इंडिया ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया वहाँ पे। वो होने के बाद में फिर अभी जो हाल फिलहाल में है, वी ऑल नो जो अभी हुआ, भारत साइड से कैजुअल्टी हुई, चाइनीज़ साइड से भी कैजुअल्टी बता रहे हैं कि हुआ है। उसके बाद से जो अभी बॉर्डर एरिया में जो सिचुएशन है, इट हैज़ बिकम वोलेटाइल। और ऑथर फिर ये कहते हैं कि जो वे फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाए जाने की नहीं है। अब जो प्रायोरिटी है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंटेशन। मतलब अगर लड़ाई ना हो, वही बहुत काफ़ी अपने आप में काफ़ी उससे अचीव हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। सो दैट्स द एडिटोरियल। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था। इसमें एक हिस्ट्री हमें मिल गई किस तरीके से 1962 है, देन 1967 है, देन उसके बाद 1988 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी विजिट हुई। उसके बाद में 1993 में एक अंडरस्टैंडिंग बनी। उस अंडरस्टैंडिंग में एलएसी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया, और वहाँ पे लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि एलएसी ग्राउंड पे डिसाइड नहीं हुई। और उसके बाद 2013 में, 2014 में जो चाइना है उसके द्वारा कोशिश किया गया कब्जा करने के लिए, भारत ने उसको रेजिस्ट किया। देन 2017 में डोकलाम हुआ, और अब जो है 2020 चल रहा है। सो ये कंटिन्यूअस एक वारफेयर है विच इज़ गोइंग ऑन, एंड देन वी हैव टू कीप अ आई ऑन चाइना। नाउ व्हाट इज़ दैट? नाउ दिस इज़ अनदर आर्टिकल रिलेटिंग टू चाइना के रिलेटेड। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये मैं आपको अच्छे से इसको आई विल एक्सप्लेन इट। ये क्या है इसको समझिए, बहुत ही क्लियर। ये
आर्टिकल में ये बताता है कि किस तरीके से चाइना की राइज हुई है इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी स्पेस में किस तरीके से राइज हुआ है। ये कह रहे हैं कि चाइना ने इनिशियली 2000 में एक वॉल बनाया, वॉल मतलब किसका, कैसा वॉल, इंटरनेट वॉल बनाया बिकॉज ऑफ सर्टन सैंक्शंस। चाइना ये चाहता है कि जितने भी गूगल हो, फेसबुक हो, वो सैंक्शन करे काफ़ी न्यूज़ को उस कंट्री में। हुआ क्या कि गूगल चाइना से एग्ज़िट कर गया 2010 में। उसके बाद हुआ क्या कि चाइना का जो इंटरनेट मार्केट था वो 900 मिलियन पहुंच गया, 300 मिलियन से 900 मिलियन पहुंच गया, 90 करोड़। सो उससे हुआ क्या कि जो गूगल है, फेसबुक है, इनका उतना पेनिट्रेशन नहीं था, लेकिन जो यूज़र थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, जो इंटरनेट यूज़र है। तो उन इंटरनेट यूज़र्स को कुछ चाहिए, मनोरंजन के लिए चाहिए, न्यूज़ के लिए चाहिए, उनको स्पोर्ट्स के लिए चाहिए। सो क्या हुआ कि फिर उसके बाद जो चाइना की खुद की कंपनीज थी, जब अमेरिकन कंपनीज, सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली कंपनीज जब चाइना से एग्जिट करने लग गई या चाइना मार्केट को केटर नहीं कर पाई, तो उसकी वजह से जो चाइना की जो खुद की कंट्रीज़ थी, जिसमें कि बिग टेक है, अलीबाबा, वी चैट, इन्होंने मार्केट कैप्चर करना शुरू किया। और इन्होंने जब अपने ऐप बनाने या अपना जो न्यूज़ बनाना शुरू किया, सॉफ्टवेयर बनाने शुरू किए, वो जो चाइना मार्केट के हिसाब से बनाया। और जब इन्होंने अपना मार्केट बनाया, सो वो काफ़ी ज़्यादा चाइना का जो बड़ा मार्केट था 1 बिलियन टाइप का, वो कैप्चर करते चले गए। फॉर एग्जांपल एक बाइडू आया, बाइडू ने किसको रिप्लेस किया, गूगल को रिप्लेस कर दिया। योकू टूडू, उसने यूट्यूब को रिप्लेस कर दिया। उसी तरीके से इंस्टाग्राम भी रिप्लेस हो गया। और उसके बाद आया वी चैट। तो वी चैट तो काफ़ी बड़े तरीके से चाइना के मार्केट को उसने कैप्चर किया। फिर उसके बाद ये आर्टिकल ये कह रहा है कि जो 2016 में यूएस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने भी इस इशू को रेस किया था कि किस तरीके से चाइना इज़ ग्रोइंग। और चाइना को भी ये था कि जिस तरीके से भारत पहले स्ट्रांग था आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स में, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया था सर्विसेज सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग में तो काफ़ी ग्रोथ किया था, बट इन सर्विसेज सेक्टर चाइना वाज नॉट एज गुड एज कंपेयर टू इंडिया। सो अपने इस सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर एप्लीकेशन की मदद से उसने वही मार्केट कैप्चर किया। उसके बाद लेकिन इसमें एक फ्लॉ ये था कि ये जो ऐप्स थे या जो ये सॉफ्टवेयर थे, ये कहीं ना कहीं अमेरिकन सॉफ्टवेयर के कॉपी थे। सो दैट वाज वन पार्ट। बट हुआ क्या कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च हुआ, खासकर द न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग का, इसमें चाइना के ओरिजिनल रिसर्च हैं, ये चाइना के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर थे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कई जो लोग फॉर एग्जांपल टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे होंगे इससे पहले, तो टिकटॉक में अगर आप एक वीडियो देख लो, तो उसके बाद जो आपको सजेस्टेड वीडियोस जो दिखाता था, वो सजेस्टेड वीडियोस आपकी चॉइस को पकड़ लेता था, आपकी लोकेशन को पकड़ लेता था, लैंग्वेज को पकड़ लेता था। मतलब जो पहले आपने सिलेक्शन किया है उसी की बेसिस पे आपके टेस्ट को वो पहचानने की कोशिश करता था और टेस्ट के हिसाब से आपको वीडियोस दिखाता था। टिकटॉक में अगर आपको याद होगा। नाउ दिस इज़ समथिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब बिना बोले ही सिर्फ आपके एक्शन से आपके बारे में, आपके टेस्ट के बारे में बहुत कुछ जान लेना। और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप नहीं भी बात कर रहे हैं या फिर आप खुद से नहीं बता रहे हो, तब भी जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको ये मालूम होगा कि क्या क्या आपको दिखाना है। सो इस रिसर्च में चाइना का ये ओरिजिनल रिसर्च था और काफ़ी ज़्यादा उसने प्रोग्रेस कर लिया। नाउ अब क्या है, अब ये बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में ये बात कर रहे हैं कि जब से जियो आया है तो इंटरनेट मार्केट इंडिया का भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है। और इंडिया में जो इंटरनेट रेट है, जो डेटा रेट है, वो ऑलमोस्ट लोवेस्ट डेटा रेट है, चीपेस्ट डेटा रेट है। एंड इंडिया में 70-80 करोड़ जो इंटरनेट यूज़र है, जिनको कि एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और अलग अलग न्यूज़, अलग अलग वैराइटीज़, अलग अलग कैटेगरीज में ऐप्स चाहिए, चीज़ें चाहिए। और टिकटॉक और पबजी बैन होने के बाद से एक बहुत बड़ा मार्केट खुला है। और इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए इंडियन जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, दे आर ट्राइंग हार्ड। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो कॉपी सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं या अमेरिकन कंपनीज़ हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, उसकी कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट व्हाट ऑथर इज़ सेइंग, ये कह रहे हैं कि इंडिया का मार्केट में हमें कुछ ओरिजिनल जो है ऐप्स और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर वो लाने पड़ेंगे। सिर्फ पबजी की कॉपी ला देने से काम नहीं चलेगा। इंडिया का डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट कल्चर्स हैं। सो उन सभी के हिसाब से अगर चीज़ों को, सॉफ्टवेयर को लाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
फिर इन्होंने एक टर्म दिया है हाइपर लोकल एंड हाइपर रीजनल सर्विसेज। हाइपर लोकल और हाइपर रीजनल का मतलब ये है कि लोकल तो आप हो रहे हो, लेकिन लोकल में भी फॉर एग्जांपल आप गुजरात में हैं तो एकदम गुजराती लैंग्वेज में आप देने लग जाओ, और उसी चीज़ को बाकी भी एरियाज़ में आप उन लैंग्वेजेस में दो। फॉर एग्जांपल एक ऐप बने तो उस ऐप को, उस सॉफ्टवेयर को अलग अलग लैंग्वेजेस में आप लोकलाइज कर सके, इसकी फैसिलिटीज़ अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो ओरिजिनल आपका सॉफ्टवेयर होगा और वो ग्रो करेगा। और फिर ये कहते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया का, और ये ज़रूरी ये है कि हम अपना मार्केट दूसरों के लिए खोलें। उससे अच्छा है कि इंडिया की जो कंपनी है वही इस मार्केट को कैप्चर करे, सो दैट इट विल गुड। फिर ये बात करते हैं कि अभी तक जो हुआ था विश्व में, पूरे वर्ल्ड में होता ये था कि जो 15% 20% जो अमीर लोग हैं उन्हीं के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता था। फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं या इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं उन्हीं के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता था और उन्हीं के हिसाब से चीज़ों को दिया जाता था। बट अब ज़रूरत है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी में कोई चीज़ें बनाएं, हिंदी में सॉफ्टवेयर बनाएं, तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। सो इस रियलिटी को पहचानना ज़रूरी है। फिर अगला ये कह रहे हैं कि अगर भारत के अगर ये सॉफ्टवेयर कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो गए, तो एक्सपोर्ट में भी काफ़ी इंडिया पैसे कमा सकता है या काफ़ी ग्रोथ कर सकता है। कहाँ पे एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं? अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, उनके लैंग्वेज में या इंग्लिश में कंटेंट दे के हम वहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर को वी कैन एक्सपोर्ट एंड हेल्प इन ग्रोइंग और इकोनॉमी, जैसा कि चाइना ने किया है। सो दैट्स अ गुड आर्टिकल इकोनॉमी के सेंस में और जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल था विच आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर, और क्या न्यूज़ है हमारे पास। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो चुका है। सो बोथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग चीज़ें टेकअप की जाएगी। नाउ ये क्या है, इसमें छोटा सा मैंने रखा है, मणिपुर में दो पार्टीज़ हैं बीजेपी के साथ, नेशनल पीपल्स पार्टी ये गवर्नमेंट में है। आपको ध्यान रहे नेशनल पीपल्स पार्टी, सिंस ये यूज़ हुआ है सो इट शुड बी इन योर नॉलेज। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट न्यूज़ फॉर अस, लेट्स सी। ये न्यूज़ है जनरल रशिया से क्या न्यूज़ है। रशिया से मैंने आपको न्यूज़ दिया है, रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। टाइम जोन क्या होता है, आप एक बार कमेंट में लिखेंगे कि व्हाट आर टाइम जोन्स क्या होते हैं और भारत का टाइम जोन डिसाइड कैसे होता है। तो आप एक बार टाइम जोन, ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में भी कई बार आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रहे कि रशिया में कितने टाइम जोन हैं, 11 टाइम जोन्स हैं। अमेरिका में आप बताएंगे कितने टाइम जोन हैं, और आप ये भी बताइए कि भारत में एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर भारत में कौन सा टाइम जोन है, ये आप लिखेंगे कि भाई टाइम जोन होता क्या है, कैसे डिसाइड होता है, और इंडिया का टाइम जोन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे कि अमेरिका का टाइम जोन, अमेरिका में कितने टाइम जोन्स हैं। और एक क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है, ज्योग्राफी मेंस में भी कई बार आ जाता है कि क्या इंडिया में 2 टाइम जोन्स होने चाहिए। इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया को देखते हुए क्या इंडिया में दो टाइम जोन होने चाहिए, ये आप लिखेंगे। उसी तरीके से चाइना में कितने टाइम जोन्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, बट रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। ये आपको ध्यान में रहे। मैंने अब ये क्यों रखा है इस टॉपिक को, एक तो ये हो गया ज्योग्राफी से रिलेटेड, एंड अनदर वन इज़ पॉलिटी की जो रशिया में रीजनल पोल, म्यूनसिपैलिटी लोकल पोल्स होने जा रहे हैं, जिसमें कि गवर्नर और लोकल पार्लियामेंट इलेक्ट किया जाएगा। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर मी व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि रशिया में भी लोकल गवर्नेंस पर स्ट्रेस किया जाता है, और वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन है नेक्स्ट सितंबर में रशिया में। तो आप बताइए कि रशिया में किस टाइप का सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आप बताएंगे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, बट व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम डज रशिया हैव, पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल। ये न्यूज़ है जिसको मैं बार बार कवर करता हूँ, ये है टर्की ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में, मैंने आपको बता चुका हूँ ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रीस एंड टर्की। किस बात को लेके है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके ओनरशिप को लेके है। वहाँ पे टर्की जो है वो ग्रीस को थ्रेटन कर रहा था, एंड बाकी जो EU कंट्रीज़ हैं दे वर थ्रेटनिंग टर्की। सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, नाउ टर्की ने अपना जो वेसल है, शिप है, वो मेडिटेरेनियन सी से पुल बैक कर लिया है, एंड ग्रीस ने ये कहा है कि नाउ वी कैन गो फॉर टॉक्स। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द जियोपॉलिटिक्स से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये एक छोटी सी न्यूज़ है, डायरेक्टर चैतन्य ताम्हाने, इनको क्या मिला है, वन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर इस मराठी लैंग्वेज फीचर द डिसिपल एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो ये कहीं अगर 1 नंबर का आ जाए क्वेश्चन तो आपको यह ध्यान रहे।
ये डायरेक्टर का नाम चैतन्य ताम्हाने, और द डिसिपल ये फिल्म है, इसके लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है। कहाँ पे मिला है? वेनिस फिल्म फेस्टिवल में मिला है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बार बार मैं पूछता रहा हूँ, बताता रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में पीस प्रोसेस शुरू हो चुका है। कहाँ पे शुरू हो चुका है? दोहा, कतर में हो चुका है। और इसमें क्या है? इसमें यह है कि तालिबान और अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में ये बातचीत है। अमेरिका अपनी फोर्सेस अफ़गानिस्तान से हटाना चाहता है, इसीलिए फरवरी में अमेरिका और तालिबान के बीच में डील हुई थी। लेकिन स्टिल जो तालिबान है वो अफ़गानिस्तान में जो अटैक्स है वो नहीं रोक रहा है, और अफ़गान गवर्नमेंट चाहती है कि पहले सीज़ फायर हो, सीज़ फायर के बाद फिर बातचीत शुरू हो। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन अफ़गानिस्तान तालिबान इशू। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ द मेंस क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन क्या है आज का? बात करेंगे हम मेंस क्वेश्चन की। मेंस का क्वेश्चन आज हमारा है, हाँ, ये क्वेश्चन है, डिस्कस इंडियाज स्ट्रेटजिक एंड जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन अफगान पीस प्रोसेस। भारत के स्ट्रेटजिक और जियो पॉलिटिकल क्या इंटरेस्ट है, किसमें? अफगान पीस प्रोसेस में क्या इंटरेस्ट है भारत का? स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट क्या है और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है? तो बहुत ही ज़्यादा इसमें है। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको कल, अगर आपने पढ़ा होगा या आपने फॉलोअप किया होगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 400 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है अफ़गानिस्तान में भारत की तरफ से किए जा रहे हैं, और उसके ऑलमोस्ट सभी प्रोविंसेस, 30+ प्रोविंसेस हैं, उन सब में किया जा रहा है। भारत का प्रेजेंस है, और भारत की डेवलपमेंट, अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर वहाँ के बाद ये है कि जो ग्राउंड है, अफ़गानिस्तान का जो ग्राउंड है, इट शुड बी यूज्ड फॉर टेररिज्म और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो बहुत सारे पैमाने हैं, बहुत सारे पैमाने हैं, तो आप इस पे बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन जनरल भी और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि लगातार अफ़गानिस्तान और तालिबान में ये बातचीत चल रही है। और एक ऐतिहासिक मोमेंट होगा जब अमेरिकन फोर्सेस बिल्कुल ही वहाँ से हट जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब अमेरिकन इलेक्शन हुआ था 2016 का, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात कह के वो जीत के आए थे कि अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस को बिल्कुल ही वो हटा लेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट काफ़ी फोर्सेस उन्होंने अफ़गानिस्तान से वापस कर ली है अमेरिका ने, और अराउंड 4000 जो उनके सैनिक हैं, जो आर्मी हैं, वो वहाँ पे बची हुई है। तो अमेरिका ये चाहेगा कि नवंबर में जो इलेक्शन है उससे पहले और भी फोर्सेस विड्रॉ कर ले। तो जैसे ही फोर्सेस विड्रॉ होगी, वहाँ पे इनस्टेबिलिटी भी आ सकती है, और उस इनस्टेबिलिटी की वजह से कि वहाँ का जो तबका है, वहाँ का जो फोर्सेस हैं, एंटी सोशल या टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, दे कैन बी राउटेड टू और डाइवर्टेड टू इंडिया ऑल्सो। तो कश्मीर में भी वो गड़बड़ी फैला सकते हैं। तो बहुत सारे एंगल हैं, ये मैंने आपको आइडिया दिया है, सारा आंसर मैं नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप खुद भी इसको पढ़िए, और फिर मुझे आप आंसर में एज अ मेन्स आंसर आप इसको लिखिए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, काफ़ी टॉपिक्स आज के थे, मैंने आपको बता दिया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उनमें थोड़ा सा स्टडी करके उसको आंसर्स आप करेंगे। अलग अलग टॉपिक्स पे, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे पूछ लिया है। सो आई होप यू विल गिव आंसर, या अपना खुद का भी आंसर आप लिखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, दैट्स द करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस फॉर टुडे, September 14। थैंक यू।